हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस सेशन का शुरुआत आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ कर रहा हूं। ये सेशन कक्षा 7 का है। पृथ्वी और हमारा जीवन यानी भूगोल, पाठ 10, प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन मरुस्थल। प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन मरुस्थल से है। बहुविकल्पी प्रश्न और आपकी पाठ्य पुस्तक का अभ्यास जो दिया गया है उसका भी हल इसमें दिया जा रहा है। तो चलिए बिना देरी लगाए इस सेशन की शुरुआत कर रहा हूँ। इस सेशन को 2-3 बार देखना, उसके बाद में नोटबुक में लिखना। हम आपसे वादा करते हैं कि आपको सब याद हो जाएगा। तो चलिए भाई, अब बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला शुरू कर रहा हूँ। ऐसा प्रदेश जहाँ वर्षा की तुलना में वाष्पीकरण अधिक होता है क्या कहलाता है? ऐसा प्रदेश जहाँ वर्षा की तुलना में वाष्पीकरण अधिक होता है क्या कहलाता है? घनी आबादी कहलाता है, मरुस्थलीय प्रदेश कहलाता है, शीत मरुस्थल कहलाता है या उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश कहलाता है? प्रश्न नंबर 1, ऐसा प्रदेश जहाँ वर्षा की तुलना में वाष्पीकरण अधिक होता है क्या कहलाता है? तो ऐसे प्रदेश को मरुस्थलीय प्रदेश कहते हैं। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, मरुस्थलीय प्रदेश। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, मरुस्थल का विस्तार किन महाद्वीपों में है? मरुस्थल का विस्तार किन महाद्वीपों में है? अफ्रीका और एशिया में है, या ऑस्ट्रेलिया और उत्तरी अमेरिका में मरुस्थल का विस्तार है, या दक्षिण अमेरिका में मरुस्थल का विस्तार है, या उपरोक्त में से सभी महाद्वीपों में मरुस्थल का विस्तार है? प्रश्न नंबर 2, मरुस्थल का विस्तार किन महाद्वीपों में है? अफ्रीका में, एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, उत्तरी अमेरिका में या दक्षिण अमेरिका में, या सभी महाद्वीपों, उपरोक्त सभी महाद्वीपों में मरुस्थल का विस्तार है? तो प्रश्न नंबर 2, मरुस्थल का विस्तार किन महाद्वीपों में है? तो उपरोक्त में से सभी महाद्वीपों में मरुस्थल का विस्तार है। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3, अफ्रीका महाद्वीप में कौन सा मरुस्थल है? अफ्रीका महाद्वीप में कौन सा मरुस्थल है? सहारा का मरुस्थल है, या कालाहारी का मरुस्थल है, या उपरयुक्त दोनों मरुस्थल है, या उपरयुक्त में से कोई मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में नहीं है? प्रश्न नंबर 3, अफ्रीका महाद्वीप में कौन सा मरुस्थल है? सहारा मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, उपरयुक्त दोनों मरुस्थल, या उपरयुक्त में से कोई नहीं? तो अफ्रीका महाद्वीप में सहारा का मरुस्थल है और कालाहारी का मरुस्थल है, यानी कि आपका उत्तर क्या सही होगा? ऑप्शन सी, उपरयुक्त दोनों मरुस्थल हैं। प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 4, एशिया महाद्वीप में कौन सा मरुस्थल है? एशिया महाद्वीप में कौन सा मरुस्थल है? अरब का मरुस्थल, थार का मरुस्थल, गोबी का मरुस्थल, या उपरयुक्त सभी मरुस्थल हैं? प्रश्न नंबर 4, एशिया महाद्वीप में कौन सा मरुस्थल है? अरब का मरुस्थल, थार का मरुस्थल,
गोबी का मरुस्थल या उपर्युक्त सभी मरुस्थल हैं? तो एशिया में ये सभी मरुस्थल हैं, उपर्युक्त सभी मरुस्थल हैं। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 5, ऑस्ट्रेलिया में कौन सा मरुस्थल है? ऑस्ट्रेलिया में कौन सा मरुस्थल है? महान विक्टोरिया का मरुस्थल, या सहारा का मरुस्थल, या कालाहारी का मरुस्थल, या अरब का मरुस्थल? प्रश्न नंबर 5, ऑस्ट्रेलिया में कौन सा मरुस्थल है? विक्टोरिया का मरुस्थल, सहारा का मरुस्थल। तो सहारा का मरुस्थल भी आप देखिए अफ्रीका में है, आप ऊपर पढ़ चुके हैं, अफ्रीका में है। कालाहारी का भी मरुस्थल अफ्रीका में है। अरब का मरुस्थल एशिया में है। अब एक ही मरुस्थल बचा और वो मरुस्थल है ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल। समझ गए? ऑस्ट्रेलिया में कौन सा मरुस्थल है? महान विक्टोरिया मरुस्थल। प्रश्न नंबर 5, ऑस्ट्रेलिया में कौन सा मरुस्थल है? तो ऑस्ट्रेलिया में महान विक्टोरिया का मरुस्थल है। प्रश्न नंबर 6, उत्तरी अमेरिका में कौन सा मरुस्थल है? उत्तरी अमेरिका में कौन सा मरुस्थल है? सोनोरान का मरुस्थल, एरिजोना का मरुस्थल, या उपर्युक्त दोनों मरुस्थल हैं, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? प्रश्न नंबर 6, उत्तरी अमेरिका में कौन सा मरुस्थल है? सोनोरान का मरुस्थल, एरिजोना का मरुस्थल, उपर्युक्त दोनों मरुस्थल हैं, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो उत्तरी अमेरिका में ये दोनों मरुस्थल हैं, सोनोरान का मरुस्थल, एरिजोना का मरुस्थल, दोनों हैं। तो आपका उत्तर क्या सही होगा? ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों मरुस्थल। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे भाई। प्रश्न नंबर 7, दक्षिण अमेरिका का विश्व प्रसिद्ध मरुस्थल कौन सा है? दक्षिण अमेरिका का विश्व प्रसिद्ध मरुस्थल कौन सा है? अटाकामा का मरुस्थल, पेटागोनिया का मरुस्थल, या उपर्युक्त दोनों मरुस्थल, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? दक्षिण अमेरिका का विश्व प्रसिद्ध मरुस्थल कौन सा है? अटाकामा का मरुस्थल, पेटागोनिया का मरुस्थल, या उपर्युक्त दोनों मरुस्थल, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो दक्षिण अमेरिका का विश्व प्रसिद्ध मरुस्थल ये दोनों मरुस्थल हैं। तो आपका उत्तर क्या सही होगा? ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, उपर्युक्त दोनों मरुस्थल। चलते हैं भाई अगले प्रश्न पे। विश्व का सबसे अधिक तापमान 58 डिग्री सेंटीग्रेड अल्जीरिया लीबिया नामक स्थान पर अंकित किया गया है। यह किस मरुस्थल में पाया गया है? विश्व का सबसे अधिक तापमान 58 डिग्री सेंटीग्रेड अल्जीरिया लीबिया नामक स्थान पर अंकित किया गया है। यह किस मरुस्थल में पाया गया है? सहारा मरुस्थल में, या महान विक्टोरिया मरुस्थल में, या एरिजोना मरुस्थल में, या अटाकामा मरुस्थल में? तो विश्व का सबसे अधिक तापमान वाला 58 डिग्री सेंटीग्रेड अल्जीरिया लीबिया नामक स्थान पर अंकित किया गया है। ये मरुस्थल सहारा का मरुस्थल में पाया गया है। सहारा का मरुस्थल जो अफ्रीका में है। प्रश्न नंबर 58 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 8, मरुस्थल की कौन सी विशेषताएं हैं?
मरुस्थल की कौन सी विशेषताएं हैं? दिन व रात के तापमान में अधिक अंतर रहता है। दिन में धूप वाले तथा गर्म होते हैं। रातें बहुत ठंडी होती हैं। यहाँ गर्मी में अधिक गर्मी, सर्दी में अधिक सर्दी पाई जाती है। यह उपरोक्त सभी विशेषताएं पाई जाती हैं। प्रश्न नंबर 8, मरुस्थल की कौन सी विशेषताएं हैं? दिन व रात के तापमान में अधिक अंतर है। दिन में धूप वाले तथा गर्म होते हैं और रातें बहुत ठंडी होती हैं। यहाँ गर्मी में अधिक गर्मी, सर्दी में अधिक सर्दी पाई जाती है। यह उपरोक्त सभी विशेषताएं पाई जाती हैं। तो मरुस्थल में ये उपरोक्त सभी विशेषताएं पाई जाती हैं। मरुस्थल में उपरोक्त सभी विशेषताएं पाई जाती हैं। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन ई सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 9, मरुस्थलीय प्रदेशों की वनस्पतियों की क्या विशेषता होती है? मरुस्थलीय प्रदेशों की वनस्पतियों की क्या विशेषता होती है? वनस्पतियों की जड़ें लंबी होती हैं। भूमि की गहराई में जाकर नमी प्राप्त करते हैं। पत्तियां छोटी, चिकनी एवं मोटी होती हैं। इन पर छोटे छोटे कांटे लगे होते हैं। तनों की छाल मोटी होती है। या उपरोक्त सभी विशेषताएं पाई जाती हैं। प्रश्न नंबर 9, मरुस्थलीय प्रदेशों की वनस्पतियों की क्या विशेषता होती है? क्या मरुस्थलीय प्रदेशों की वनस्पति की जड़ें लंबी होती हैं? क्या इनकी जड़ें भूमि की गहराई में जाकर नमी प्राप्त करती हैं? क्या मरुस्थलीय प्रदेशों की वनस्पतियों की पत्तियां छोटी, चिकनी एवं मोटी होती हैं? या इन पर छोटे छोटे कांटे लगे होते हैं? या तनों की छाल मोटी होती है? तो प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन एफ, उपर्युक्त सभी विशेषताएं पाई जाती हैं। उपर्युक्त सभी विशेषताएं पाई जाती हैं। प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन एफ सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 10, जहाँ कहीं जल के स्रोत या नदी होती है और पौधे, झाड़ियाँ व घासें उग आती हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? प्रश्न नंबर 10, जहाँ कहीं जल के स्रोत या नदी होती है और पौधे, झाड़ियाँ व घासें उग आती हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? मारुद्यान या हरियाली या खुशहाली या बगीचा? प्रश्न नंबर 10, जहाँ कहीं जल के स्रोत या नदी होती है और पौधे, झाड़ियाँ व घासें उग आती हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? मारू उद्यान, हरियाली, खुशहाली या बगीचा? तो इन्हें कहा जाता है मारू उद्यान। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, मारू उद्यान। मरुस्थल का जहाज किसे कहा जाता है? मरुस्थल का जहाज किसे कहा जाता है? गैंडा को, भैंसा को, ऊंट को, हाथी को? प्रश्न नंबर 12, मरुस्थल का जहाज किसे कहा जाता है? गैंडा को, भैंसा को, ऊंट को या हाथी को? तो मरुस्थल का जहाज ऊंट को कहा जाता है भाई। मरुस्थल का जहाज ऊंट को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 13, ऊंट की पीठ पर
बड़ा सा कुवड़ होता है जिसमें चर्बी इकट्ठा रहती है, इसका काम क्या है? प्रश्न नंबर 13, ऊंट की पीठ पर बड़ा सा कुवड़ होता है जिसमें चर्बी इकट्ठा रहती है, इसका काम क्या है? काम लेने में आसानी होती है, पानी की कमी को पूरा करते हैं, ऊंट बहुत दिनों तक बिना पानी पिए जीवित रहता है, या उपरोक्त सभी सही हैं। प्रश्न नंबर 13, ऊंट की पीठ पर बड़ा सा कुवड़ होता है जिसमें चर्बी इकट्ठा रहती है, इसका काम क्या है? काम लेने में आसानी होती है, पानी की कमी को पूरा करते हैं, ऊंट बहुत दिनों तक बिना पानी पिए जीवित रह सकता है। यदि ये सभी इनका काम है कुवड़ का, तो उत्तर क्या होगा? प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन उत्तर डी सही होगा। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 14, दो कुवड़ वाले ऊंट कहाँ पाए जाते हैं? दो कुवड़ वाले ऊंट कहाँ पाए जाते हैं? महान विक्टोरिया में दो कुवड़ वाले ऊंट पाए जाते हैं, या अटाकामा में दो कुवड़ वाले ऊंट पाए जाते हैं, या कालाहारी में दो कुवड़ वाले ऊंट पाए जाते हैं, या मंगोलिया में दो कुवड़ वाले ऊंट पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 14, दो कुवड़ वाले ऊंट कहाँ पाए जाते हैं? दो कुवड़ वाले ऊंट कहाँ पाए जाते हैं? महान विक्टोरिया में, अटाकामा में, कालाहारी में, या मंगोलिया में? तो दो कुवड़ वाले ऊंट पाए जाते हैं मंगोलिया में। दो कुवड़ वाले ऊंट मंगोलिया में पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। दो कुवड़ वाले ऊंट मंगोलिया में पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 16, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? अरब का मरुस्थल, थार का मरुस्थल, सहारा का मरुस्थल, या अटाकामा का मरुस्थल? प्रश्न नंबर 16, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? अरब का मरुस्थल, थार का मरुस्थल, सहारा का मरुस्थल, या अटाकामा का मरुस्थल? प्रश्न नंबर 16, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा का मरुस्थल। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा का मरुस्थल है। प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 18 पे आ जाएं। रेगिस्तान में रहने वाली जनजाति कौन सी है? रेगिस्तान में रहने वाली जनजाति कौन सी है? अरब की बद्दू जनजाति है, या कालाहारी की बुशमैन जनजाति हैं, या उपरोक्त दोनों जनजातियां हैं, या इनमें से कोई नहीं? प्रश्न नंबर 18, रेगिस्तान में रहने वाली जनजाति कौन सी है? अरब की बद्दू जनजाति, कालाहारी की बुशमैन जनजाति, या उपरोक्त दोनों जनजातियां? प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन सी सही होगा। उपरोक्त दोनों जनजातियां रेगिस्तान में रहती हैं। अरब की बद्दू जनजाति, कालाहारी की बुशमैन जनजाति। प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अब आपकी पाठ पुस्तक में जो अभ्यास दिया गया है उसका भी हल कराने का प्रयास कर रहा हूँ। अभ्यास में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए।
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। चलिए भाई, प्रश्न क्या है? मरुस्थलीय प्रदेश की जलवायु कैसी है? मरुस्थलीय प्रदेश की जलवायु कैसी है? तो देखिए भाई, उत्तर इसका देखें। ये एक है भाई, एक प्रश्न एक, उत्तर एक, मरुस्थलीय क्षेत्र की जलवायु बहुत विषम है। मरुस्थलीय क्षेत्र की जलवायु बहुत विषम है। यहाँ पानी की कमी के साथ साथ तापमान में भी अधिक अंतर पाया जाता है। हाँ। यहाँ पानी की कमी के साथ साथ तापमान में भी अंतर पाया जाता है। ताप कभी बहुत अधिक तो कभी बहुत कम होता है। ताप कभी बहुत अधिक तो कभी बहुत कम होता है। रेतीली आंधियों के कारण बस्तियां नष्ट होने का डर भी बना रहता है। रेतीली आंधियों के कारण बस्तियां नष्ट होने का डर भी बना रहता है। इन सब कारणों से यहाँ जनसंख्या बहुत कम है। इन सब कारणों से यहाँ जनसंख्या बहुत कम है और बस्तियाँ दूर दूर बसी हैं। और बस्तियाँ दूर दूर बसी हैं। चलते हैं भाई दूसरे प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 2, मरुस्थलीय प्रदेश की वनस्पति की क्या विशेषताएं हैं? मरुस्थलीय प्रदेश की वनस्पति की क्या विशेषताएं हैं? तो इसका उत्तर देखें, इसकी व्याख्या देखें। पानी की कमी के कारण यह क्षेत्र वनस्पति विकास के अनुकूल नहीं है। पानी की कमी के कारण यह क्षेत्र वनस्पति विकास के अनुकूल नहीं है। शुष्क जलवायु व कम वर्षा के कारण मरुस्थलीय क्षेत्र में वही वनस्पति हो पाती है जो सूखे की स्थिति का सामना कर सके। यहाँ की वनस्पतियों की जड़ें लंबी होती हैं, जिससे वह भूमि की गहराई में जाकर नमी प्राप्त करती हैं। जल वाष्पन को कम करने के लिए इनमें या तो पत्तियाँ होती ही नहीं हैं, और यदि होती भी हैं तो छोटी छोटी, चिकनी एवं मोटी। इन पर छोटे छोटे कांटे होते हैं तथा इनके तनों पर मोटी छाल होती है। फिर से देख लें। पानी की कमी के कारण यह क्षेत्र वनस्पति विकास के अनुकूल नहीं है। शुष्क जलवायु व कम वर्षा के कारण मरुस्थलीय क्षेत्र में वही वनस्पति हो पाती है जो सूखे की स्थिति का सामना कर सके। यहाँ वनस्पतियों की जड़ें लंबी होती हैं, जिससे वह भूमि की गहराई में जाकर नमी प्राप्त करती हैं। जल वाष्पन को कम करने के लिए इनमें या तो पत्तियां होती ही नहीं हैं, और यदि होती भी हैं तो छोटी छोटी, चिकनी एवं मोटी। इन पर छोटे छोटे कांटे होते हैं तथा इनके तनों पर मोटी छाल होती है। चलते हैं भाई, प्रश्न तीसरा क्या है देखते हैं। मरुस्थलीय प्रदेश के प्राकृतिक वातावरण का मानव जीवन पर क्या प्रभाव है? मरुस्थलीय प्रदेश के
प्राकृतिक वातावरण का मानव जीवन पर क्या प्रभाव है। तो देखते हैं भाई, मरुस्थलीय प्रदेश की प्राकृतिक वातावरण का मानव जीवन पर क्या प्रभाव है। चलिए व्याख्या देखते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी कुछ आदिवासी जातियां यहाँ निवास करती हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी कुछ आदिवासी जातियां यहाँ निवास करती हैं। इनमें अरब की बद्दू जनजात और कालाहारी की बुशमैन जातियां प्रमुख हैं। कालाहारी के बुशमैन पूरी तरह शिकार पर निर्भर होकर जीवन गुजारते हैं। कालाहारी के बुशमैन पूरी तरह शिकार पर निर्भर होकर जीवन गुजारते हैं, जबकि अरब के बद्दू जानवरों को पालकर जीवन को गुजारने वाले चरवाहे हैं। जबकि अरब के बद्दू जानवरों को पालकर जीवन को गुजारने वाले चरवाहे हैं। ये लोग जानवरों के चारे व पानी की खोज में इधर उधर घूमा करते हैं। ये लोग जानवरों के चारे व पानी की खोज में इधर उधर घूमा करते हैं। यहाँ के लोग लंबी यात्रा में ऊंट या बकरी की खाल से बने थैले में पानी भरकर ले जाते हैं। इससे पानी देर तक ठंडा बना रहता है। यहाँ के लोग लंबी यात्रा में ऊंट या बकरी की खाल से बने थैले में पानी भरकर ले जाते हैं। इससे पानी देर तक ठंडा बना रहता है। देखते हैं भाई, चौथा प्रश्न क्या है। चौथा प्रश्न देख लेते हैं। मरुस्थलीय प्रदेश में मानव जीवन को सामान्य बनाने हेतु क्या उपाय किए जा सकते हैं। प्रश्न 4, मरुस्थलीय प्रदेश में मानव जीवन को सामान्य बनाने हेतु क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो चलिए भाई देखते हैं क्या उपाय किए जा सकते हैं। यहाँ के निवासियों के जीवन में सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं। यहाँ के निवासियों के जीवन में सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं। जहाँ पर नदियों की घाटियाँ या खनिज तेल जैसे उपयोगी साधन हैं, वहाँ पर सरकारों द्वारा रेल मार्गों व सड़कों का विकास किया जा रहा है। जहाँ पर नदियों की घाटियाँ या खनिज तेल जैसे उपयोगी साधन हैं, वहाँ पर सरकारों द्वारा रेल मार्गों व सड़कों का विकास किया जा रहा है। खनन व्यवसाय तथा उद्योग धंधे भी विकसित हो रहे हैं। खनन व्यवसाय तथा उद्योग धंधे भी विकसित हो रहे हैं। जहाँ नदियों द्वारा सिंचाई के साधन उपलब्ध हो सकते हैं, वहाँ कृषि को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। खनन व्यवसाय तथा उद्योग धंधे भी विकसित हो रहे हैं। जहाँ नदियों द्वारा सिंचाई के साधन उपलब्ध हो सकते हैं, वहाँ कृषि को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। सही मिलान कीजिए। एक तरफ स्थान का नाम है, वो मरुस्थल का नाम है। दूसरी तरफ किस महाद्वीप में मरुस्थल है, ये नाम है। सही मिलान करना है। तो सही मिलान में देखें भाई, सहारा का मरुस्थल कहाँ है,
सहारा, सहारा का मरुस्थल, फिर विक्टोरिया का मरुस्थल, फिर एरिजोना का मरुस्थल, फिर थार का मरुस्थल, फिर अटाकामा का मरुस्थल। एशिया में है, दक्षिण अमेरिका में है, अफ्रीका में है, ऑस्ट्रेलिया में है या उत्तरी अमेरिका में है। तो सहारा का मरुस्थल कहाँ है? अफ्रीका में है। विक्टोरिया का मरुस्थल कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। एरिजोना का उत्तरी अमेरिका में। थार का मरुस्थल एशिया में। अटाकामा का मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका में। तो आपको ऐसे निशान लगाने में दिक्कत हो सकती है। चलिए हम इसका उत्तर अलग से तुम्हें दिखाते हैं, मिलान किया हुआ दिखाते हैं। सहारा, विक्टोरिया, एरिजोना, थार, अटाकामा का मरुस्थल एशिया महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। तो यहाँ पे मिलान हो गया है। देखिए भाई, मिलान हो गया है। ये उत्तर है आपका। सहारा का मरुस्थल, सहारा का मरुस्थल अफ्रीका में। विक्टोरिया का मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में। एरिजोना का मरुस्थल उत्तरी अमेरिका में। थार का मरुस्थल एशिया में और अटाकामा का मरुस्थल दक्षिणी अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में। तो वहाँ पे मिलान करके दिखाया, पर आप जल्दबाजी में मिलान कर नहीं पाते हैं, याद नहीं हो पाता है, तो हम अलग से मिलान करके स्क्रीन पर आपके सामने रख दिया हूँ। सहारा का मरुस्थल, विक्टोरिया का मरुस्थल, एरिजोना का मरुस्थल, थार का मरुस्थल, अटाकामा का मरुस्थल, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, एशिया, दक्षिणी अमेरिका। तो आप यहाँ से वहाँ भी मिलान किया हूँ, वहाँ से समझ में आता है तो वहाँ से आप याद कर लें, समझ लें, नोटबुक में लिख लें। वहाँ से नहीं समझ में आता तो यहाँ सही मिलान हो गया है, यहाँ से आप याद कर लें, समझ लें, नोटबुक में लिख लें। तो चलिए भाई, इसी के साथ इस सेशन का समापन करते हैं और साथ में आपसे ये कहते हैं कि सेशन को 2-3 बार देखने के बाद जब सेशन समझ में आ जाए तब आप नोटबुक में लिखें, ताकि आपको बार बार याद न करना पड़े। आप सेशन को 2-3 बार देखें और उसके बाद में नोटबुक में लिख लें। तो चलिए, इसी के साथ हम इस सेशन का समापन करते हैं। धन्यवाद।